हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ अंडर पार्शियल इक्विलिब्रियम। बेसिकली इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पार्ट है और इस टॉपिक के बाकी सारे के सारे रिलेटेड लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जिस हिसाब से आपने पेपर में अटैम्प्ट करना है, मैंने उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। व्हेन अ स्मॉल कंट्री इम्पोजेस टैरिफ्स on import of the product that competes with the product of small domestic industry, the tariff can neither affect the international prices as the country is small, nor it can affect the rest of the economy as the industry is small. Very important. ये क्या कहता है कि जब भी कोई छोटी कंट्री टैरिफ इम्पोज करती है इंपोर्ट्स के ऊपर, जो बाहर से सामान आ रहा है उसके ऊपर, तो इससे टैरिफ कैन नीदर इफेक्ट इंटरनेशनल प्राइजेस। टैरिफ से इंटरनेशनल प्राइजेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि कंट्री बहुत छोटी है। नॉर इट कैन इफेक्ट रेस्ट ऑफ द इकॉनमी, इससे रेस्ट ऑफ द इकॉनमी पे भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इंडस्ट्री बड़ी छोटी है। तो छोटे कंट्रीज पे इसका जो असर है वो ना के बराबर देखने को मिलता है। इन सच कंडीशंस द पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस that concerns the market for a particular product becomes most appropriate। तो इन situations में partial equilibrium analysis जो है वो काफ़ी important बन जाते हैं और काफ़ी appropriate रहते हैं। अब इस analysis को पढ़ने से पहले हम इनकी कुछ assumptions की बात करेंगे। The effects of tariffs under a partial equilibrium system can be analyzed on the basis of following set of assumptions। तो हम following assumptions मान के चल रहे हैं। पहला, the demand and supply curves of the given commodity are concerned with home country। home country की demand and supply की बात हो रही है। दूसरा, the given demand and supply curves remains constant। जो demand and supply curves हैं वो एक given time period में constant रहेंगे। next आ जाता है there is no change in consumers tastes, prices of other commodities and money income of the consumer। तो कंज्यूमर की जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो कांस्टेंट रहेंगे, प्राइस जो है वो भी कांस्टेंट रहेंगे, जो अदर कमोडिटीज़ के हैं रिलेटेड गुड्स के, और मनी इनकम भी कांस्टेंट रहेंगे। कंज्यूमर्स की इनकम कांस्टेंट रहेगी। देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स, एक्सटर्नैलिटीज़ एंड अदर फैक्टर्स दैट रिजल्ट इन चेंजेस इन द कॉस्ट कंडीशंस। तो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट नहीं होगी, एक्सटर्नैलिटीज़ कांस्टेंट रहेंगी, और वो सारे फैक्टर्स जिससे कि कॉस्ट कंडीशन जो है चेंज होंगी, वो सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे ताकि कॉस्ट की अंदर कोई चेंजेस ना आ सकें। नेक्स्ट, नो टैरिफ इज़ इम्पोज्ड बाय द होम कंट्री ऑन the import of materials that are required for producing the given commodity। No tariff is imposed। होम कंट्री कोई भी टैरिफ इम्पोज नहीं करती जो कि हम बाहर से सामान मंगवाते हैं, जिसके ऊपर हमने फर्दर सामान, मतलब कोई रॉ मटेरियल मंगा लिया या कोई ऐसा मटेरियल मंगा लिया जिससे कि हम फर्दर प्रोडक्शन करके किसी और को बेचेंगे, उसके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगा रही सरकारें। इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स एंड होम प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। तो जो बाहर से सामान मंगा रहे हैं और जो विद इन द कंट्री बन रहा है वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं। देयर इज़ नो चेंज इन फॉरेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो फॉरेन प्राइस है कमोडिटी का वो भी चेंज नहीं होगा। होम कंट्री एक स्मॉल कंट्री है। टैरिफ इज़ इम्पोज्ड बाय द होम कंट्री ऑन गिवन कमोडिटी। कोई गिवन कमोडिटी है उसके ऊपर जो है टैरिफ इम्पोज किया जा रहा है, जो इम्पोर्टेड कमोडिटी है। देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, मान के चल रहे हैं कि नहीं है, क्रिटिसिज्म में आ जाता है भाई है। द वर्ल्ड सप्लाई कर्व ऑफ कमोडिटी इज़ परफेक्टली इनइलास्टिक। जो वर्ल्ड की जो सप्लाई कर्व है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है उस पर्टिकुलर कमोडिटी की। एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी टेक्स प्लेस एट इंक्रीजिंग कॉस्ट। अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन करनी है तो इंक्रीजिंग कॉस्ट है इंक्रीजिंग कॉस्ट है। इंक्रीजिंग कॉस्ट क्वांटिटी के बढ़ाने से कॉस्ट बढ़ेगी। अब किंडल बर्जर, कुछ लोग इसको किंडल बर्गर कहते हैं, कुछ लोग किंडल बर्जर कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकती हैं, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। उन्होंने 8 इफ़ेक्ट्स डिस्कस किए थे टैरिफ के ऊपर, जो पार्शियल इक्विलिब्रियम अप्रोच के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है प्रोटेक्टिव और प्रोडक्शन इफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्टिव और प्रोडक्शन इफेक्ट। इसमें क्या है, द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ में इंटेंड टू प्रोटेक्ट द होम इंडस्ट्री फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। मेन मसला क्या है, मेन प्रॉब्लम है टैरिफ लगाने की ताकि हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर सकें फॉरेन कंपटीशन से। एज टैरिफ्स restrict the flow of foreign products, the home producers find an opportunity to increase domestic production of import substitutes। तो जो भी बाहर से सामान आ रहा है उसके ऊपर टैरिफ लग रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स का एक चांस होता है कि वो उन चीज़ों को ज़्यादा बनाएं। ठीक है, अब दैट इज़ वाई जो एल्सवर्थ थे वो भी इकोनॉमिस्ट थे,
termed the protective or production effect of tariff as import substitution effect. उन्होंने कहा था कि भाई उनको तो मौका मिल गया, जो बाहर से सामान आ रहा है वो विद इन द कंट्री बनाने का, तो इसको जो है प्रोटेक्टिव और प्रोडक्शन इफेक्ट ना कहा जाए, इसको इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कहा जाए, क्योंकि बेसिकली प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, वो चीज़ें जो बाहर से महंगी आ रही हैं उनके ऊपर टैक्स लगने की वजह से वो विद इन द कंट्री बना रहे हैं. इन ऑर्डर टू एनालाइज द प्रोडक्शन एंड अदर इफेक्ट्स डायग्रामेटिकली, इट इज़ assumed that the world supply curve of the given commodity is perfectly elastic so that it is available at the constant price and the world supply curve is perfectly elastic. सिंपल वर्ड्स में वर्ल्ड की जो सप्लाई कर्व है वो परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है, ताकि हम एज्यूम करें कि एक गिवन प्राइस पे वो माल अवेलेबल होगा हमें बाहर से. द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज़ पॉसिबल एट इंक्रीजिंग कॉस्ट. ये तो अजम्पशन ही हमने ली थी कि अगर बढ़ाना है तो इंक्रीजिंग कॉस्ट लगेगा, अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस का. देयरफॉर द डोमेस्टिक सप्लाई कर्व इज़ पॉजिटिवली स्लोप. जो डोमेस्टिक सप्लाई कर्व है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड है, क्योंकि ज़्यादा माल बनाना है तो कॉस्टिंग बढ़ेगी. द डोमेस्टिक डिमांड कर्व ऑफ द कमोडिटी एज यूजुअल स्लोप्स नेगेटिव. ये भी नेगेटिव स्लोप की है, जैसा कि मैंने आपको डिमांड के चैप्टर में भी बताया, ठीक है, नेगेटिवली स्लोप्ड है. इन द गिवन फिगर, इस फिगर में क्या है, डिमांड एंड सप्लाई आर मेजर्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. डिमांड एंड सप्लाई हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, एंड प्राइस अलोंग द वर्टिकल एक्सिस. वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस दिया हुआ है, तो ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है, ठीक है. डी एंड एस आर द डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स ऑफ अ गिवन कमोडिटी. उसके बाद ओरिजिनली PW इज द वर्ल्ड सप्लाई कर्व ऑफ द कमोडिटी एंड द प्री टैरिफ प्राइस इज OP. ये जो कर्व है PW, ये वाली कर्व क्या है, ये वर्ल्ड की सप्लाई कर्व है, जो कि बताती है कि इस प्राइस पे सामान मिलेगा प्री टैरिफ प्राइस, मतलब अभी टैरिफ लगा नहीं है, ठीक है. एट प्राइस OP, अगर इस प्राइस पे देखें, इस वाली प्राइस पे द डोमेस्टिक सप्लाई इज OQ एंड द डिमांड इज OQ1. जो डोमेस्टिक सप्लाई है वो OQ है, क्योंकि सप्लाई कर्व यहाँ इसको इंटरसेक्ट कर रही है, और जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है. डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई क्या है, कम है. द गैप QQ1, ये जो गैप है बीच में QQ1 का बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई इज मेट थ्रू इम्पोर्ट ऑफ द कमोडिटी फ्रॉम अब्रॉड. ये जो डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप है, ये कहाँ से पूरा होगा, ये पूरा होगा बाहर से सामान मंगवा के. तो जब भी बाहर से सामान मंगवाएंगे तभी डिमांड सप्लाई इक्वल हो पाएंगी. इफ़ PP1 पर यूनिट टैरिफ इज इम्पोज्ड ऑन import, the price rises to OP1 and the world supply curve shift to P1W1. अगर सरकार ने इतना जो है पर यूनिट टैरिफ इम्पोज कर दिया PP1, तो नई वर्ल्ड की सप्लाई हो गई P1W1, ठीक है. वर्ल्ड की जो सप्लाई कर्व है वो इधर शिफ्ट होगी. अब इसके हिसाब से चलें, इस सप्लाई कर्व के हिसाब से चलें, तो जो सप्लाई है वो हो गई OQ3 और जो डिमांड है वो होगी OQ2. अभी भी जो है Q2 Q3 जो है डिमांड और सप्लाई में गैप रह गया, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है. उसको कैसे लिखना है मैं बताता हूँ. एट दिस हायर प्राइस द डिमांड इज़ रिड्यूस्ड फ्रॉम OQ1 टू OQ2. जो डिमांड है पहले OQ1 थी, इतनी थी, अब ये OQ2 तक चलेगी है, ठीक है. वेयर एज द डोमेस्टिक सप्लाई एक्सपैंड फ्रॉम OQ टू OQ3. जो डोमेस्टिक सप्लाई थी पहले इतनी थी, अब सप्लाई कितनी होगी, बढ़ गई है, ठीक है. अब क्या हो गया, दस द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स राइजेज बाय द एक्सटेंट ऑफ QQ3. पहले से कितना बढ़ गया है, पहले से इतना बढ़ गया है, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हुआ है QQ3. समझ की बात. दिस इज द प्रोटेक्टिव प्रोडक्शन और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. इसी को प्रोटेक्टिव प्रोडक्शन या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहा गया है कि जब भी बाहर से जो सामान आता है उसके ऊपर टैक्स लगता है, तो वो महंगा होने की वजह से जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो सामान बनाना शुरू कर देते हैं. द इंक्रीज्ड डोमेस्टिक प्रोडक्शन रिड्यूसेस द डिमांड फॉर फॉरेन प्रोडक्ट्स फ्रॉम OQ1 टू Q2 Q3. पहले जो डिमांड हो रही थी वो तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, पहले इतना सारा जो है फॉरेन का सामान आ रहा था, अब सिर्फ इतना ही आ रहा है Q2 Q3, ठीक है, या Q3 Q2. इन केस द पर यूनिट टैरिफ वर PP2 कॉजिंग द प्राइस टू राइज टू OP2. अगर प्राइजेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, टैरिफ और ज़्यादा बढ़ जाता है, मान लो इतना हो गया, टैरिफ मतलब बढ़ गया
पहले प्राइस ये था, अब प्राइस हो गया मान लो OP2, तो PP2 टैरिफ बढ़ जाता है, तो इस केस में डिमांड और सप्लाई बराबर आ जाएंगे, तो इस केस में बाहर से सामान आना ही बंद हो जाएगा। द डोमेस्टिक प्रोडक्शन वुड हैव एक्सपेंडेड लार्ज इनफ टू मीट फुली द डोमेस्टिक डिमांड। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन मतलब लोकल लेवल पे सप्लाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी जितनी डिमांड है। इन सच सिचुएशन इम्पोर्ट्स वुड हैव बीन रिड्यूस टू ज़ीरो, तो बाहर से कोई सामान ही नहीं मंगवाना पड़ेगा। तो आप जब भी ये टॉपिक कर रहे हैं तो साथ के साथ जो है एक पेज पे जो है आप फिगर बना लें पॉज करके, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे साथ के साथ, तो आपको आसानी रहेगी। तो नेक्स्ट आ जाता है कंजम्पशन इफेक्ट, वो था प्रोडक्शन इफेक्ट। इम्पोजिशन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी on a particular commodity has the effect of reducing consumption and also the net satisfaction of the consumer। तो इससे कंजम्पशन पे भी इफेक्ट पड़ता है और कंजम्पशन भी कम होती है, क्योंकि महंगा सामान तो कौन ही खरीदेगा। इन द गिवन फिगर एट द फ्री ट्रेड प्राइस OP, अगर हम OP फ्री ट्रेड प्राइस देखें, अभी इस पे टैक्स नहीं लगा, द टोटल कंजम्पशन वाज OQ1। टोटल कंजम्पशन कितनी है, अगर इस प्राइस के हिसाब से देखें तो डिमांड कब इसको कहाँ काट रही है, यहाँ पे काट रही है H पॉइंट पे, तो टोटल कंजम्पशन है OQ1, ठीक है। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय OQ एज द कंजम्पशन ऑफ होम प्रोड्यूस्ड गुड एंड QQ1 एज द कंजम्पशन ऑफ फॉरेन प्रोड्यूस्ड गुड। तो अगर हम देखें तो यहाँ से सप्लाई कर्व के हिसाब से देखें तो इतना माल तो घर में बन रहा है OQ, और बाकी QQ1 बाहर से आ रहा है। तो देखा जाए तो ये हमें ये भी बता रहा है कि कितना माल हम विद इन द कंट्री बनाते हैं और कितना माल हमें बाहर से ख़रीदना पड़ता है, क्योंकि टोटल डिमांड तो सेटिस्फाई करनी है। आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ व्हेन द प्राइस राइजेज टू OP1, अब क्या हुआ, अब टैरिफ लग गया, अब प्राइस बढ़ के P1 W1 चला गया, क्योंकि वर्ल्ड की सप्लाई जो है ऊपर शिफ्ट होगी सप्लाई का। द कंजम्पशन इज रिड्यूस्ड फ्रॉम OQ1 टू OQ2। जो कंजम्पशन है पहले इतनी थी, अब कंजम्पशन कितनी रहेगी, इतनी रहेगी, ठीक है, क्योंकि प्राइस भी बढ़ गया है। आउट ऑफ इट OQ3 इज consumption of home produced good and Q2 Q3 is the consumption of foreign produced good। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो इतना Q3 जो है ये वाला माल तो हमने लोकली घर में बना लिया, ठीक है, बाकी जो अवेलेबल नहीं है Q2 Q3 ये बाहर से मंगवाना पड़ेगा, समझने की बात। दस देयर इज़ अ रिडक्शन इन कंजम्पशन बाय Q1 Q2, जो रिडक्शन है वो Q1 Q2 से होगी, ठीक है। कैसे, पहले तो हम ये कर रहे थे ना, OQ1 इतनी डिमांड कर रहे थे, और इतने में से अगर हम अब इतनी कर रहे हैं तो जो हमारी कंजम्पशन है वो Q1 Q2 जो है इतनी कम हो चुकी है पहले से। किस वजह से, टैरिफ लगने की वजह से, ठीक है। आप साथ के साथ डायग्राम बना लेना। देयर इज़ अ नेट लॉस इन कंजम्पशन सेटिस्फैक्शन, देयर इज़ अ नेट लॉस इन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, मैं कंजम्पशन बोल गया, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन अमाउंटिंग टू द एरिया ऑफ PHCP1। तो ये जो एरिया है PHCP1, PH ये हो गया, C, ठीक है, P1, इतना जो एरिया है उसमें रिडक्शन आ जाता है और ये चीज़ ऊपर चली जाती है, तो कंज्यूमर सरप्लस या कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन इतने एरिया से कम हो जाती है। और किंडल बर्जर हैं या किंडल बर्गर जो भी आप कहोगे, वो क्या कहते हैं, किंडल बर्जर हैज़ कॉल्ड द कंबाइंड प्रोटेक्टिव एंड कंजम्पशन इफेक्ट्स एज द ट्रेड इफेक्ट। उन्होंने इसको जो है ट्रेड इफेक्ट का नाम दिया है। सब्सिक्वेंट to the imposition of tariff, the volume of international trade gets reduced from OQ1 to Q2 Q3। तो जो वर्ल्ड ट्रेड है वो भी कम हो जाता है, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी इतने लेवल से कम हो जाता है, क्योंकि हम बाहर से जो सामान मंगवा रहे हैं वो अब सिर्फ इतना ही रह गया, क्योंकि बाकी सामान तो घर में बन रहा है, समझ की बात। तो इसको आपको डायग्राम साथ के साथ ही बनाना पड़ेगा। थर्ड इफेक्ट आ जाता है इसमें रेवेन्यू इफेक्ट। जब सरकार टैक्स लेगी, टैक्स भी तो लेगी ना बाहर से। द इम्पोजिशन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी, मैंने ड्यूटी 2 बार लिख दिया, प्रोवाइड्स रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। द रेवेन्यू रिसीट्स ड्यू टू टैरिफ सिग्निफाई अ रेवेन्यू इफेक्ट, इससे रेवेन्यू इफेक्ट भी जनरेट होता है, क्योंकि बाहर से जो सामान आ रहा है उसके ऊपर टैक्स लग रहा है। इन द गिवन फिगर द ओरिजिनल प्राइस OP does not include any tariff and no revenue receipts becomes available to the government। मान लो ये प्राइस है OP और ये सप्लाई का हुआ है, अभी सरकार कोई टैक्स नहीं लगा रही, तो सरकार को तो कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। सब्सिक्वेंटली व्हेन PP1 पर यूनिट टैरिफ इज इम्पोज, सरकार PP1 टैरिफ इम्पोज करती है इतना, तो सप्लाई का ऊपर शिफ्ट होगी। द रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी डिटर्मिन्ड बाय मल्टीप्लाइंग पर यूनिट टैरिफ। कैसे, PP1 मतलब ये जो टैरिफ है इसको जो सरकार टैरिफ लगा रही है विद द क्वांटिटी इंपोर्टेड, हमने इंपोर्ट कितना किया है Q3 Q2, तो
PP1 मल्टीप्लाई बाय Q3 Q2 इट इज इक्वल्स टू BF मल्टीप्लाई बाय FE, मतलब BF मल्टीप्लाई बाय EF या FE, इतना जो टैरिफ है वो सरकार जो ले रही है, जो कि कितना आता है BCEF। ये पूरा का पूरा शेडेड पोर्शन जो मैंने स्क्वायर सा, ये जो रेक्टेंगल सा है, स्क्वायर निकल गया मेरे मुंह से, ये जो रेक्टेंगल है ये इस पे इतना टैरिफ जनरेट कर रही है। दिस इज द रेवेन्यू इफेक्ट ऑफ टैरिफ। ये टैरिफ का एक रेवेन्यू इफेक्ट है। रेवेन्यू इफेक्ट का मतलब सरकार को क्या कमाई हुई सरकार ने क्या कमाई की इस टैरिफ को लगाने से। तीसरा आ जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट में क्या होगा, द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ कॉजेज अ रिडक्शन इन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। जब भी सरकार टैरिफ लगाएगी कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन तो कम होगी, एंड प्रोवाइड्स अ लार्जर प्रोड्यूसर सरप्लस और इकोनॉमिक रेंट टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स एंड रेवेन्यूज टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने भी रेवेन्यू कमा लिया, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर का भी फायदा हो गया, कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन में थोड़ी रिडक्शन हो गई। दस टैरिफ लीड्स टू रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट इन द टैरिफ इम्पोजिंग कंट्रीज। तो टैरिफ इम्पोजिंग कंट्रीज में कंज्यूमर का नुकसान हो जाता है। इट कैन be explained with the help of following diagram। अब loss in consumer surplus, consumers को कितना लॉस हुआ, that is RHP, टैक्स लगने के बाद RHP, ठीक है, R कहाँ है, ये R H और P, ये देखो R H और P, ये कंज्यूमर का जो पहले जो कंज्यूमर सरप्लस चल रहा था वो ये था। कंज्यूमर सरप्लस अगर आपको नहीं पता कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो निकाली हुई है। तो प्राइस के ऊपर और डिमांड के नीचे नीचे जो है वो कंज्यूमर सरप्लस है। अब इसमें से माइनस कर लें RCP1, तो RCP1 इतना माइनस हो गया, ठीक है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है, ये जो निकला है PHCP1, PH मैं सबको डिलीट कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, PHCP1 इतना जो इलाका है वो कंज्यूमर की जेब से निकल गया। तो ये कंज्यूमर के जो सरप्लस है इससे इतना एरिया निकल गया। दूसरी तरफ गेन इन प्रोड्यूसर सरप्लस, प्रोड्यूसर को कितना गेन हुआ, ये जो TBP1 है एरिया, TBP1 ये जो एरिया है इसमें से अगर माइनस कर दें कौन सा एरिया, TAP ये माइनस कर दें तो जो प्रोड्यूसर को फ़ायदा हुआ है वो है PABP1। मैं यहाँ से मार्क कर रहा हूँ PABP1, इतना जो एरिया है वो प्रोड्यूसर को फ़ायदा दे गया। तो प्रोड्यूसर सरप्लस में इतना फ़ायदा हुआ है टैक्स लगाने से, इसलिए टैरिफ लगाने से कंज्यूमर का जो सरप्लस है वो कम होता है और प्रोड्यूसर को बेनिफिट होता है। और दूसरी तरफ मैं पिछली पॉइंट में तो कहा ही था कि सरकार को इतना जो है गेन होगा, BCFE, इतना गेन किसको हो गया, सरकार को। तो सरकार ने भी अपना हिस्सा जो है ले लिया। तो ओवरऑल नेट लॉस हुआ ना इकॉनमी को। नेट लॉस कितना हुआ, नेट लॉस विल बी PHCP1 माइनस जो ऊपर वाला जो मैंने दिखाया, इट इज़ इक्वल्स टू BAF प्लस CEH, मतलब BAF ये वाला जो ट्राइंगल है ये लॉस हो गया और दूसरी तरफ से CEH ये ट्राइंगल लॉस हो गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो नेट लॉस इकॉनमी को होता है जब भी टैरिफ इंपोज करते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि टैरिफ बिल्कुल भी इंपोज ना करो तो लोकल प्रोड्यूसर का तो बैंड बच जाएगा, ठीक है। तो किंडलबर्गर क्या कहते थे, दे कॉल्स दिस नेट लॉस एज डेड वेट लॉस। उन्होंने इसको जो है डेड वेट लॉस कहा, जो किसी के हिस्से में नहीं गया ड्यू टू टैरिफ्स। इट शोज द कॉस्ट ऑफ टैरिफ, ये बताता है कि टैरिफ लगाने के कुछ ना कुछ कॉस्ट तो होते हैं। इट इज़ क्लियर दैट टैरिफ कॉजेज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और सेटिस्फैक्शन इन द गिवन कंट्री। तो इनकम की रीडिस्ट्रीब्यूशन और सेटिस्फैक्शन की रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है जिस कंट्री में टैरिफ लग रहा है। कंज्यूमर सफर अ लॉस वाइल प्रोड्यूसर्स एंड गवर्नमेंट मेक्स अ गेन। प्रोड्यूसर को फायदा हो गया, उसने उसी टाइप का सामान बनाया, सस्ता बेचा, उसको तो गेन हुआ ही, और जो सरकार है उसको रेवेन्यू जनरेट हुआ। अब टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट डिस्कस करेंगे। द ट्रेडिशनल थ्योरिस्ट बिलीव्ड दैट टैरिफ्स लीड टू एन इम्प्रूवमेंट इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ द टैरिफ इम्पोजिंग कंट्री। जो भी टैरिफ इम्पोजिंग कंट्री है उसको टर्म्स ऑफ ट्रेड में बेनिफिट होता है। द मॉडर्न थ्योरिस्ट हाउएवर डू नॉट होल्ड सच सिंपलिस्टिक व्यू। मॉडर्न थ्योरिस्ट कहते हैं भाई इतना आसान थोड़ी ना है कि सीधा कह दिया टैरिफ लगाओ और बेनिफिट हो जाएगा। इन देयर ओपिनियन द टर्म्स ऑफ ट्रेड subsequent upon the imposition of tariff depend on the elasticities of demand and supply of the product of two countries। कहते हैं मॉडर्न थ्योरिस्ट कहते हैं कि ये डिपेंड करता है कि जिस चीज़ पे टैक्स लग रहा है उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी है। समझ की बात। अगर टैरिफ लगा दिया और डिमांड इन इलास्टिक है, खरीदना ही खरीदना है, तो अलग सिचुएशन होगी। टर्म्स ऑफ ट्रेड लगाने का टर्म्स ऑफ ट्रेड पे तो नेगेटिव असर पड़ गया ना इस चीज़ का। If the foreign supply of a good is perfectly elastic, or if the
foreign supplies are ready to supply the products at a constant price, the imposition of tariff is not likely to improve द टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर टैरिफ इम्पोजिंग कंट्री। अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जिसकी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है तो टैरिफ लगा भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन केस द फॉरेन सप्लाई ऑफ गुड इज़ नॉट परफेक्टली इलास्टिक, अगर जो फॉरेन की सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, उससे क्या होगा, द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ कैन हैव varying effect on the terms of trade by tariff imposing country depending upon the elasticities of demand and supply of two trading countries। वही बात दोबारा कि उनकी डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है कि उनका टर्म्स ऑफ ट्रेड किस तरीके से रहेगा। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इन द गिवन फिगर कंट्री ए इज़ एन इम्पोर्टिंग कंट्री, ये इम्पोर्टिंग कंट्री है, और कंट्री बी क्या है, एक्सपोर्टिंग कंट्री। ठीक है, द डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स ऑफ द एक्सपोर्टिंग कंट्री बी आर लेस इलास्टिक। कंट्री बी की जो डोमेस्टिक डिमांड और सप्लाई है ये क्या है, लेस इलास्टिक। कंट्री बी इम्पोजेज पर यूनिट टैरिफ ऑफ P0P, P0P ये वाला, ठीक है, P0P2 इतना जो है टैरिफ लगाती है, अमाउंट फॉर रिड्यूसिंग इम्पोर्ट ऑफ कमोडिटी, इतना टैरिफ लगाया इन्होंने ताकि बाहर से इम्पोर्ट कम हो जाए या ना हो पाए उस वजह से। सिंस द डोमेस्टिक डिमांड इज़ इनइलास्टिक, उनकी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो इनइलास्टिक या लेस इलास्टिक है, तो क्या होगा, द सरप्लस प्रोडक्ट ऑफ कंट्री बी कैन बी डिस्पोज्ड इन द अदर कंट्री। जो सरप्लस वो बनाएंगे, जो डोमेस्टिक कंट्री है उसका, जो मैं फिर से बोलता हूँ कि ये 2 मिनट ये टिल्ट हो गया। सिंस द डोमेस्टिक डिमांड इज़ इनइलास्टिक, जो भी वो बनाते हैं उनकी जो डिमांड है इनइलास्टिक है, द सरप्लस प्रोडक्ट ऑफ कंट्री बी कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ इन अदर कंट्री ए, जो भी वो सामान बना रही है बी कंट्री वो ए कंट्री में चला जाएगा। ठीक है, देयरफॉर द एक्सपोर्टर्स लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी बाय P1 P0। जो एक्सपोर्टर्स हैं वो क्या करेंगे, जो कमोडिटी का प्राइस लो कर देंगे। कितना लो कर देंगे, P1 P0 से इसको कम कर देंगे। सो P0 P1 पार्ट ऑफ टैरिफ इज बोर्न बाय एक्सपोर्टर्स एंड P1 P2 पार्ट ऑफ इट बाय द इम्पोर्टर्स। तो जो P1 P2 पार्ट है, ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है P1 P2 का, ये प्रोड्यूस जो इम्पोर्टर्स हैं वो झेल लेंगे कि भाई इतना जो है जो P0 P1 पार्ट है वो प्रोड्यूसर्स झेल लेंगे और जो बाकी है वो कंज्यूमर्स को शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो भाई जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई है उसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। इफ़ द टैरिफ burden borne by the importers of country A is less than the burden borne by exporters, that is P1 P2 is less than P1 P0, the rise in price of the commodities of country A is less than the fall in the export price of the commodity B। ऐसा भी देखा गया है कि अगर किसी कंट्री के प्राइसेस में ज़्यादा इंक्रीज़ आ रहा है और टैरिफ से भी ज़्यादा इंक्रीज़ आ रहा है तो उस केस में जो एक्सपोर्ट प्राइस है उस पर उतना ज़्यादा असर नहीं देखा गया, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, तो इन सच अ सिचुएशन द टर्म्स ऑफ ट्रेड बिकम्स फेवरेबल टू द टैरिफ इम्पोजिंग कंट्री ए। तो उस केस में जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं वो फेवरेबल हो जाते हैं जो कंट्री टैरिफ को इम्पोज कर रहा है। ठीक है, टैरिफ को इम्पोज करके भाई हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर भी तो बना रहे हैं ना सामान। इन केस P1 P2 इज़ मोर देन P1 P0, अगर P1 P2 जो है वो ज़्यादा हो जाती है और ये वाली चीज़ है P1 P2 ज़्यादा हो जाती है और P1 P0 से जो है सिग्निफिकेंटली मोर है, तो इन केस P1 P2 इज़ मोर देन P1 P0, द राइज in the price of commodity in country A being larger than the fall in the export price of the commodity in country B, the terms of trade get worsened for country A। तो इस केस में जो कंट्री A है उसके जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं वर्स कर जाएंगे क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी अलग है और दूसरी कंट्री है उसकी इलास्टिसिटी अलग है। कहने की बात ये कि इलास्टिसिटी पे भी डिपेंड करता है कि कितना टैरिफ लगा के क्या क्या असर पड़ेगा टर्म्स ऑफ ट्रेड पे। It can happen when the elasticity of demand and supply for a commodity in country B are relatively more than in country A। ये सारा चक्कर तभी पड़ता है जब कंट्री A में more relative elasticity है और कंट्री B में कम relative elasticity है। तो डिपेंड करता है कि सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ, हम बाहर से कोई चीज़ मंगा रहे हैं, सरकार ने उस पर टैक्स लगा दी मगर उसकी डिमांड तो इनइलास्टिक है, तो हमने तो खरीदनी है, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, टर्म्स ऑफ ट्रेड की तो बैंड बच गई ना। तो ये सिंपल इसका कंक्लूजन था। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्पिटिटिव इफेक्ट। इन द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ
The imposition of tariff can facilitate the growth of an infant industry which otherwise is not in a position to face the foreign competition. तो इन्फेंट इंडस्ट्री का फ़ायदा हो जाता है कि बाहर से जो सामान आ रहा है उसके ऊपर टैक्स लगता है, ये ना हो क्योंकि इन्फेंट इंडस्ट्री अभी इतनी छोटी है कि हम उनको प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। अगर उनको खुला छोड़ दिया, जो फॉरेन की जो MNCs हैं उनको खुला छोड़ दिया, तो हमारी जो कंपनीज है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगी। As tariff makes the foreign products relatively more costly, the domestic infant industry finds opportunity to grow behind the protective shield. उनको एक मौका मिल जाता है कि वो अपनी protective shield से निकलें और grow करें. Thus, tariff increases the competitive power of the industries of imposing country. जो भी imposing country है, tariff impose करता है, उनको मौका दिखता है कि भाई तुम develop करो, ठीक है। आफ्टर द इन्फेंट इंडस्ट्री बिकम्स मेच्योर इनफ टू फेस द कॉम्पिटिशन, टैरिफ में बी रिमूव्ड। अगर वो कंपनी काफ़ी मेच्योर हो जाती है और वो अपने डिसीजन अच्छे से लेती है और प्रॉफिटेबल हो जाती है, तो उस केस में ये जो टैरिफ्स हैं वो हटाए भी जा सकते हैं। अब इंडिया में क्या हुआ, HMT थी कंपनी, एम्बेसडर थी, कार बनाती थी, हुआ क्या, सरकार ने प्रोटेक्ट करके रखी। जैसे ही LPG आई, बाहर वाली कंपनी आई, उनका बैंड बज गया। क्यों? क्योंकि इतने साल की प्रोटेक्शन के बाद भी उन्होंने अपने आप को डेवलप नहीं किया। The increase in the competitive power of the domestic industries through tariff is known as the competitive effect. तो टैरिफ से कॉम्पिटिटिव पावर जो इंडस्ट्रीज, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, उसको बढ़ाने के प्रोसेस को हम कॉम्पिटिटिव इफेक्ट कहते हैं। द फियर्स आर हाउएवर एक्सप्रेस दैट प्रोटेक्शन ब्रीड्स इनएफिशिएंसी। जैसे इंडिया में हुआ, प्रोटेक्शन तो दी उन कंपनियों को मगर इनएफिशिएंसी हुई। एंड प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ मोनोपोलीज, तो मोनोपोली बन गई थी एक टाइप की, तो उसको दूर करने के लिए फिर जैसे ही वो शील्ड कवर हटाया तो उनकी बैंड बज गई। नेक्स्ट आ जाता है इनकम इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। द इम्पोजिशन, मेरे मुंह से इम्पोर्ट निकल गया। द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ रिड्यूसेस द डिमांड फॉर फॉरेन प्रोडक्ट्स। अगर टैरिफ लगाएंगे तो फॉरेन प्रोडक्ट्स हर कोई नहीं ना खरीद पाएगा, महंगे हो जाएंगे। द अमाउंट ऑफ मनी नॉट स्पेंट ऑन इम्पोर्टेड गुड्स में ईदर बी स्पेंट ऑन होम प्रोड्यूस्ड गुड्स और सेव्ड। वो पैसा या तो घर में बनी हुई चीज़ों के ऊपर खर्च करोगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के ऊपर यूज़ करोगे, या बचा लोगे। इफ़ देयर इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ सरप्लस प्रोडक्टिव कैपेसिटी इन द होम कंट्री, switch of expenditure from foreign to home produced goods will lead to rise in production, employment and income. अगर वही पैसा हम घर वाले बने हुए गुड्स पे खर्च करेंगे, डोमेस्टिक गुड्स पे खर्च करेंगे, तो इससे हमारे घर की जो विद इन द कंट्री है उसकी इनकम, एम्प्लॉयमेंट आउटपुट बढ़ेगी। ऑल्टरनेटिवली इफ़ मनी इज स्पेंट ऑन फॉरेन प्रोडक्ट्स इज सेव्ड, अगर वही पैसा जो फॉरेन गुड्स पे खर्चे थे वो सेव करते हैं, दैट रिजल्ट्स इन ग्रेटर एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। इससे हमारे पास कैपिटल ज़्यादा हो जाएगी, जिससे कि बैंकों में पैसा रखेंगे तो बैंक आगे लोन्स देंगे, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी। द फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट थ्रू एडिशनल सेविंग्स कैन अगेन एनलार्ज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड इनकम इन द टैरिफ इम्पोजिंग कंट्री। इससे फ़ायदा हमारा ही होगा। अगर हम बाहर वाले गुड्स नहीं खरीद रहे, घर का पैसा घर में रहेगा और वही पैसा इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे यूज़ होगा, तो इनकम, एम्प्लॉयमेंट आउटपुट बढ़ेगी। इफ़ द होम कंट्री इज़ इन अ स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, अगर होम कंट्री में ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट है, द टैरिफ कॉजिंग अ रिडक्शन इन द इम्पोर्ट एंड स्विच ऑफ एक्सपेंडिचर टू होम प्रोड्यूस गुड्स विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू रेजिंग द आउटपुट। अगर हम ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहे हैं तो इस सिचुएशन में आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट शायद ना बढ़े। कंसिक्वेंटली द इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स अलोन विल बी फेल्ट। इससे सिर्फ जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं, महंगाई है, वो हो सकती है। देयर मे बी एन इंक्रीज only in money supply and real income, output and employment will remain unaffected। क्योंकि ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट है तो ये चीज़ें तो असरदार होंगी नहीं, सिर्फ मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई के बढ़ने से महंगाई आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या इफेक्ट आता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा बहुत सब्र से काम लेना पड़ेगा। व्हेन टैरिफ इज इम्पोज्ड बाय द कंट्री अपॉन फॉरेन प्रोडक्ट्स, द होम प्रोडक्ट्स बिकम्स रिलेटिवली चीपर। वो सस्ते हो जाते हैं, घर में बनाई हुई चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। देन द इम्पोर्टेड गुड्स, द प्राइस इफेक्ट कॉज्ड बाय टैरिफ्स ऑन द वन हैंड रिड्यूसेस imports from other countries and on the other hand causes increased production and purchase of home produced goods that leads to reduction in the balance of payment deficit in the home country। भाई सिंपल सी बात है, बाहर की चीज़ों पे टैक्स लगाओगे तो हम बाहर की चीज़ें कम खाएंगे, इससे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो उसका जो डेफिसिट है वो कम होगा। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। कैसे? बिफोर द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ द क्वांटिटी इम्पोर्टेड वॉज OQ1। अगर हम टैरिफ नहीं लगा रहे तो बाहर से कितनी सामान खरीदा जा रहा है? QQ1। मैंने OQ1 बोल दिया था, QQ1 है।
क्योंकि हमारी सप्लाई इतनी है, डिमांड इतनी है, तो इस डिमांड सप्लाई का गैप बाहर से मंगवा के पूरा किया जा रहा था। द प्राइस बीइंग OP विच इज़ इक्वल टू AQ, प्राइस OP भी कह सकते हैं और AQ भी कह सकते हैं, बात एक ही है। द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट और पेमेंट फॉर इम्पोर्ट वॉज AQ मल्टीप्लाई बाय QQ1, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं OP या AQ मल्टीप्लाई बाय जितनी भी क्वांटिटी है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, दैट इज QAH1, मैं उल्टा बोल गया, QAHQ1, QAHQ1 शेड करके दिखा देता हूँ, QA यहाँ से लिख लेता हूँ। मैंने ये अगर डायग्रामेटिकली देखें तो मैंने ये गलत लिखा है, ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इसको हम करेक्ट करके ऐसा भी लिख सकते हैं कि AH, A के बाद, क्योंकि A के बाद H आ गया, पहले A पॉइंट आया, फिर H आया, फिर Q1 Q, AH Q1 Q, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, तो कंफ्यूज मत होना। उसके बाद मतलब मैंने ये बताना था कि ये वाला एरिया है। आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ, टैरिफ लगा तो ये कर्व ऊपर चलेगी, तो अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अब नई कर्व कौन सी है, ये वाली, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ पहले। नई कर्व देखें तो ये वाली होगी ना अब, जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन में बताया। तो प्राइस क्या हो गया, OP1 विच इज इक्वल्स टू BQ3, ठीक है, एंड द क्वांटिटी इंपोर्टेड इज रिड्यूस्ड, जो इंपोर्ट की क्वांटिटी है वो रिड्यूस होगी। अब हम कितनी क्वांटिटी इंपोर्ट करते हैं, सिर्फ इतनी, जैसा कि पिछले पॉइंट्स में मैंने बताया था। द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इज Q3 BC Q2, तो अब सिर्फ ये वाली इंपोर्ट की वैल्यू रह गई है, ठीक है, आउट ऑफ विच BFEC, ये जो BFEC है, ये वाली BFEC, ये वाली, ठीक है, ये वाली क्वांटिटी इज रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये बताया था ना, सरकार टैरिफ के फॉर्म में ले जाती है टैरिफ को इम्पोज करने के लिए, सो दैट द नेट पेमेंट ऑफ द फॉरनर्स फॉर इम्पोर्ट इज Q3 FEQ2, तो नेट पेमेंट कौन सी हमें करनी पड़ेगी, Q3 FEQ2, ये वाली, ठीक है, सिर्फ यही पेमेंट, क्योंकि जो ऊपर वाला रेक्टेंगल है, ये वाला जो रेक्टेंगल है, ये तो सरकारी रेवेन्यू ले गया ना, ठीक है, विच इज़ लेस देन द पेमेंट फॉर द इम्पोर्ट्स बिफोर टैरिफ। तो टैरिफ से पहले देखा जाए तो इतना ज़्यादा ये हमें देना पड़ रहा था, ठीक है, टैरिफ से पहले, और अब अगर देखा जाए तो ये जो है सिर्फ इतना ही आउटफ्लो हो रहा है, समझ रहे हो ना बात। तो नीडलेस टू से दैट टैरिफ can cause a reduction in balance of payment deficits of the importing tariff imposing country। तो जब भी हम टैरिफ इम्पोज करते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी सही हो जाते हैं। अब इसको कंक्लूड करते हैं, टॉपिक को बहुत लंबा हो गया। इन दिस रिगार्ड सम डाउट्स आर रेज्ड दैट टैरिफ में फेल टू इम्प्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। ऐसा कई जगह देखा गया है कि टैरिफ लगाने से बैलेंस ऑफ पेमेंट तो भाई सही नहीं हुआ। फर्स्टली, इफ़ द डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स इन द टैरिफ इम्पोजिंग कंट्री इज़ इनइलास्टिक, हमने टैरिफ लगा दिया मगर जो चीज़ें बाहर से आ रही हैं उनकी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है। टैरिफ मे नॉट रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट्स डिस्पाइट rise in the price of imported goods consequently upon the imposition of tariff। अगर जो चीज़ बाहर से आ रही है उसकी डिमांड इनइलास्टिक है, खरीदनी है, तो टैरिफ लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, ठीक है। सेकेंडली, इफ़ द बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम इज कॉज्ड बाय द एक्सपोर्ट सरप्लस, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम तो है मगर वो एक्सपोर्ट सरप्लस की वजह से, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ विल फर्दर एग्रेवेट रेदर देन एडजस्ट द डिसइक्विलिब्रियम। तो ये BOP डिसइक्विलिब्रियम और ज़्यादा फैलेगा, ना कि इक्विलिब्रियम में आएगा। थर्डली, टैरिफ कैन at the maximum bring about some adjustment in temporary disequilibrium of international payment। जो थर्ड पॉइंट है वो ये कहता है कि टैरिफ लगाने से जो टेम्परेरी डिसइक्विलिब्रियम चल रहे हैं, जो टेम्परेरी लेवल पे चल रहा है, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, बट देयर इज no possibility of adjusting the fundamental disequilibrium in the balance of payment through tariff restrictions। अगर हमारे फंडामेंटली ख़राब है, हम वो चीज़ें बना ही नहीं पा रहे, तो कहाँ से डिसइक्विलिब्रियम को सही करेंगे। हम टैरिफ लगाएं और वो चीज़ घर में बनाने की कोशिश करें तो फ़ायदा हो। अगर घर में बना नहीं रहे, टैरिफ लगाई जा रहे हैं, तो भाई फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम में तो फिर उसको सही तो नहीं किया जा सकता ना। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।